ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार की विशेष बातचीत। नमस्कार, आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं, जिनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश में मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कृषि मंत्रालय इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। मंत्री जी, देश की पोषण आवश्यकताओं के साथ साथ आर्थिक मुद्दे पर इसके असर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को उत्सवी रूप में मनाने के लिए भारत में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं। भारत सरकार का कृषि विभाग भारत सरकार के अन्य विभागों के साथ मिलकर मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार काम कर रहा है। हम सबके लिए खुशी की बात है कि भारत खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस कंट्री है। कृषि उत्पाद की दृष्टि से भी दुनिया में हम अग्रणी हैं, लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि हमारे खाने की थाली में पोषकता का अभाव न हो। और जब हम इस दृष्टि से थाली पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि मिलेट्स का स्थान थाली में कम हो गया है और मोटा अनाज पोषकता से भरपूर है। मिलेट्स में विशेष रूप से खास चीज ये है कि ये वर्षा आधारित क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। इसमें लागत भी कम आती है, छोटा किसान भी इस पर काम कर सकता है और कम पानी में और बिना फर्टिलाइजर के भी इसकी खेती की जा सकती है। और इसलिए पूरे दुनिया में आज पोषक तत्व खाने में रहें, इस बात की चर्चा जोर शोर से चलती रहती है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस चिंता को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष रखा। हम लोगों ने भी वर्ष 2018 में काफी कार्यक्रम आयोजित किए थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपनाया है। 72 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर धूमधाम के साथ 2023 मनाया जाएगा। अभी हम सब लोग कुछ दिन पहले मिलेट्स के किसानों के साथ बैठे थे, उनसे विचार विमर्श किया। उनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़े, इसके लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना और मिलेट्स से सिर्फ रोटी नहीं बने, अन्य उत्पाद भी बन सकते हैं। रागी का डोसा बन सकता है, इडली बन सकती है, बाजरा के लड्डू बन सकते हैं, बाजरा के बिस्किट्स बन सकते हैं, मिलेट्स की टॉफी बन सकती है। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और विशेष रूप से अगर इसके आर्थिक पक्ष को हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि मिलेट्स का जितना प्रयोग बढ़ेगा उतनी ही मिलेट्स की प्रोसेसिंग बढ़ेगी। प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। तो उत्पादकता बढ़ाने के प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी वैसे किसानों को इसका अच्छा दाम मिलेगा और दुनिया के बाजार में भी हमारा मिलेट्स उपयोगी होगा और मिलेट्स से बने जो पदार्थ हैं उनको मार्केट मिलेगा। इसका फायदा हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स को भी होगा, इंडस्ट्री को भी होगा और अंततोगत्ता ये फायदा किसानों को होगा। तो आर्थिक पक्ष भी इससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में मजबूत होने वाला है। किसान उत्पादक संगठन, जिन्हें हम एफपीओ भी बोलते हैं, चूंकि इनसे किसानों को आपसी सहयोग के चलते फसलों की खरीद और बिक्री करने में आसानी होती है, तो इस तरह की योजना का आप भारत में किस तरह का भविष्य देखते हैं? हमारे देश में 86% किसान छोटे किसान हैं। अब जो छोटा किसान होता है उसकी अपनी भी बहुत आर्थिक हैसियत नहीं होती और दूसरे जो बड़े लोग हैं वो भी उस किसान तक निवेश करने के लिए नहीं पहुंचते। कुल मिला के किसानी का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, उसमें निजी निवेश का पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है कि छोटे छोटे किसान अगर 300 या उससे अधिक संख्या में इकट्ठा होते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक एफपीओ बनेगा और ये एफपीओ के माध्यम से
किसान उन्नत खेती की ओर अग्रसर हो सकता है। 300 किसान अगर मिलकर काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके उत्पादन में एक रूपता आएगी। वो सब मिलके किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी का फायदा ले सकते हैं। एक ही प्रकार का बीज खरीदेंगे, एक ही प्रकार का फर्टिलाइजर खरीदेंगे, एक ही प्रकार का पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो स्वाभाविक रूप से जब 300 किसान मिलकर आदान को खरीदेंगे तो उनको सस्ता भी मिलेगा, इससे उनकी लागत भी कम होगी। और जब वो अपना खेती करेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग अपने उत्पादन की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। और सीबीओ उनकी मदद के लिए तैनात केंद्र सरकार ने किया है और इससे किसानों की सामूहिक ताकत बढ़ेगी और उनका जो उत्पादन का वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। जैसे मान लो किसी किसान के पास 5 बीघा खेती है और ऐसे 5 बीघा वाले 300 किसान इकट्ठा होते हैं तो उनकी खेती का रकबा हो जाता है 1500 बीघा। मान लो एक किसान अकेले खेती करता था तो वो 5 क्विंटल खाद्यान्न का उत्पादन करता था। अब जब 300 मिलकर करेंगे 1500 बीघा में तो निश्चित रूप से उत्पादन का वॉल्यूम बढ़ेगा, एक ही प्रकार की क्वालिटी होगी, एक ही प्रकार का क्लस्टर होगा जिसको वो किसी वेबसाइट पर भी डाल सकते हैं अपना एपीओ, तो लोगों को मालूम रहेगा यहाँ किस प्रकार का उत्पादन है। तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होगी। तो अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के एक तो अच्छे दाम उनको मिलेंगे, उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और इस परियोजना से निश्चित रूप से खेती के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आने वाले कल में आने वाला है। एफपीओ को हम लोगों ने ये भी सुविधा दी है कि वो अपने उत्पादन का प्रोसेसिंग कर सकता है, लेबलिंग ब्रांडिंग कर सकता है, मार्केटिंग कर सकता है और इस पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है और अभी तक 10,000 एफपीओ में से लगभग 4,000 एफपीओ रजिस्टर्ड हो गए हैं और उन पर बहुत तेजी के साथ देश भर में काम चल रहा है। यदि हम डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की बात करें तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल तकनीक के रूप में ये एक क्रांति की तरह है। तो देश में कृषि के विकास और उन्नत खेती में इसके योगदान के बारे में हमें बताएं। आज तकनीक का युग है और तकनीक के युग में अगर कृषि बिना तकनीक के रहे तो ये कृषि के क्षेत्र के साथ न्याय नहीं होगा। कृषि के क्षेत्र में भी अगर डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो इसका बहुत फायदा किसान को भी मिलेगा और सरकार की योजनाओं का भी लाभ उसे मिल सके ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए हम लोग डिपार्टमेंट में एक एग्री स्टैक बना रहे हैं और इस एग्री स्टैक में किसान का खेत होगा, उसका सर्वे क्रमांक होगा, किसान का नाम होगा, उसका आधार कार्ड नंबर होगा और उसका जो खेत का बाउंड्री है उसका जियो टैगिंग भी उस प्लेटफॉर्म में होगा। इससे बैंक भी जुड़े रहेंगे, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी इससे जुड़े रहेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है, अभी इसरो के साथ मिलकर हम लोग एक कृषि डीएसएस बना रहे हैं जिससे कि सैटेलाइट से हम सर्वे कर पाएंगे और ये सैटेलाइट ऐसा होगा जो हर खेत पर 15 दिन में एक बार पहुंचेगा। तो मतलब जो ग्राउंड की रियलिटी है वो हर 15 दिन में केंद्र सरकार के पास होगी। तो निश्चित रूप से व्यक्तियों के द्वारा जो आकलन किया जाता है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा तो एक तो ये जल्दी होगा और दूसरा क्या है कि सही होगा। और से बैंक है, बैंक में किसान जाएगा और बैंक अगर एग्री स्टैक से जुड़ा हुआ है तो मैंने बोला मैं नरेंद्र सिंह तोमर हूँ, मुझको लोन चाहिए, तो बैंक वाला अब नो ड्यूज सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म मुझे नहीं देगा। इसके बनने के बाद वो सीधा मेरा आधार कार्ड डालकर देखेगा और मेरे पर अगर किसी भी प्रकार का लोन नहीं है तो वो फॉर्म दे देगा कि भाई आप कार्रवाई करो, मेरा प्रोजेक्ट वाइबल होगा तो बैंक उसे मंजूर करेगी। तो निश्चित रूप से बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। और जमीन की खरीद फरोख्त भी होती है तो उसमें भी कोई किसी को अंधेरे में नहीं रख सकता, वो सीधा का सीधा डिजिटली होगा तो उसका फायदा मिलेगा। और फसल का जो आकलन है वो आकलन भी हम सैटेलाइट के माध्यम से कर सकेंगे और ये पूरा का पूरा जैसे डीबीटी के माध्यम से सम्मान निधि सबके पास पहुंच रही है, इसी प्रकार से फसल का आकलन भी सही होगा। और अगर प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल का नुकसान हुआ है तो फिर कोई भी हेराफेरी नहीं कर पाएगा। कम समय में ज्यादा अच्छा और सटीक आकलन
करने में केंद्र सरकार सफल होगी तो फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं का लाभ हर किसान को उसकी पात्रता के अनुसार पहुंच सकेगा, मिल सकेगा। ये किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काफी जोर दिया जा रहा है और ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल वाले खेत में महज कुछ ही मिनटों में कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव भी किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की भी बचत होगी। तो मंत्री जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत बीते 8 वर्ष में खेती के कार्य में आमूलचूल परिवर्तन के लिए बहुत आगे बढ़ चुका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए जब बल दिया तो निश्चित रूप से चौतरफा प्रयत्न भी किए कि वो टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ेंगे। जहां तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का मामला है, पहले एक समय था जब हम लोगों को अगर ड्रोन का उपयोग करना है तो बहुत सारी अनुमतियां लेनी पड़ती थी। सर्वे ऑफ इंडिया इस पर काम करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी सर्वे ऑफ इंडिया को भी अनेक प्रकार की अनुमतियां लगती थी। जब मैं पंचायत मंत्री था तो हम लोगों ने स्वामित्व योजना लागू की थी। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का कोई मालिकाना हक उनके पास नहीं होता है, तो पंचायत डिपार्टमेंट के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन टेक्नोलॉजी से हर गांव का सर्वे किया और जिसका मकान वहां बना हुआ है उसकी नाप तोल करके उस मकान का मालिकाना हक राज्य सरकारों के साथ उसे मिला। अब उसकी प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड हो गई है, प्रॉपर्टी की कीमत का भी आकलन हो गया है। अब गांव की प्रॉपर्टी को भी लोग बैंक में गिरवी रखकर लोन इत्यादि ले सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग हो, इसके लिए ड्रोन पॉलिसी तो सभी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार ने बनाई है, क्योंकि उनके निर्देश के अनुसार कृषि के क्षेत्र में भी उसका उपयोग हो, इसके लिए कृषि मंत्रालय ने भी अपना SOP जारी कर दिया है। ड्रोन का इस्तेमाल करके अगर किसान पेस्टिसाइड का छिड़काव करता है, फर्टिलाइजर का छिड़काव करता है, तो निश्चित रूप से एक तो फायदा ये होगा कि जितनी जरूरत है और जितने क्षेत्र में छिड़काव होना है तो जरूरत के हिसाब से ही होगा। जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बचा जा सकेगा और जब ड्रोन के माध्यम से हम छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से समय भी कम लगेगा और उसकी बचत भी होगी और जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार ही उसका उपयोग होगा। मंत्री जी, एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। चूंकि भारत अब G20 का अध्यक्ष है और लगभग 1 साल तक देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे, तो कृषि मंत्रालय इस दिशा में किस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है या फिर करेगा? G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास है। यह समूचे भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गौरव का विषय है और प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रालयों को कहा है कि भारत का और गौरव बढ़ाने के लिए हम G20 के प्लेटफॉर्म का कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस दिशा में सबको योजना बनाना चाहिए और काम करना चाहिए। G20 के जो कार्यक्रम हैं वो G20 सेक्रेटरीट के द्वारा निर्धारित रहते हैं, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि देश भर में 56 कार्यक्रम होंगे। पहले इस प्रकार की समिट या कोई कार्यक्रम होता था तो वो दिल्ली तक सीमित हो जाते थे। इस बार देश में इसे विकेंद्रित किया गया है और अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम देश भर में होंगे। तो मैं समझता हूं G20 के माध्यम से दुनिया के 20 देशों के जो प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, वो भारत आएंगे तो निश्चित रूप से भारत को नजदीक से देखेंगे भी, भारत के पर्यटन को भी देखेंगे, भारत के आध्यात्मिक स्थलों को भी देखेंगे, भारत की टेक्नोलॉजी को भी देखेंगे और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है इस बात को वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जाकर जान सकेंगे। तो निश्चित रूप से इसकी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कृषि मंत्रालय भी जो निर्धारित कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को उपयुक्त स्थानों का चयन करके उनको ठीक प्रकार से हम उपयोग कर सकें और उनको ठीक प्रकार से आयोजित कर सकें, इस मामले में काम कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।